हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइंस, तुमने स्ट्रेट लाइंस पिछली क्लास में 11th क्लास में जो पढ़ा है वो था इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशनल में। और 2 डायमेंशनल में तुमने जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी वो थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ज़रा याद करो कि इक्वेशन बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास थे। फॉर्म्स थी, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म, उसके बाद थी स्लोप पॉइंट फॉर्म। सबसे ज़्यादा ये 2 फॉर्म्स यूज हो रही थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म। तो बात ये है कहने की कि आइदर वे हमें कुछ भी करके स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 चीज़ें चाहिए होती थी, चाहे उसका स्लोप, चाहे उसके ऊपर 2 पॉइंट, एक स्लोप और एक पॉइंट, इस तरह से। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइंस की। तो 3 डायमेंशन में लाइन इस तरह से नहीं बनती, लाइन की इक्वेशन ऐसी नहीं होती। वो कैसी हो सकती है वो डेराइव करते हैं। देखो, ये स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन है और हम बहुत सिंपल बात करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म की तरह। अब स्लोप क्या था? स्लोप था कि लाइन की डायरेक्शन हमें पता लग जाती थी। तो हम ऐसा करते हैं, ये तो मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर के तौर पर एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो स्मॉल वेक्टर ए से हमने डिनोट कर दिया। ये पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट का ए, जो इस लाइन पर पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। और एक और वेक्टर इस तरह से है बी वेक्टर, जिसके पैरेलल ये लाइन है। यानी कि डायरेक्शन भी पता चल गई, स्लोप की तरह डायरेक्शन पता लग गई, और एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। दोनों में फर्क तो मैं वेक्टर चैप्टर में मैंने बताया था। तो अगर इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट आर कंसीडर करें, आर वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये एक्स वाई जेड हमेशा एक्स वाई जेड ही रहेंगे, ये जनरल वेक्टर है, इसी का तो लोकस ढूंढ रहे हैं ना हम। तो एक बात का ध्यान दो कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए किसके पैरेलल आएगा? वेक्टर बी के पैरेलल आएगा। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो अगर हम इसको लैम्डा से, किसी स्केलर लैम्डा से, लैम्डा क्या है? स्केलर है एक, अगर किसी स्केलर लैम्डा से बी को मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसा स्केलर ढूंढ सकते हैं जिस स्केलर के लिए लैम्डा बी जो है वो आर माइनस ए के बराबर हो। तो यहां से हमको इक्वेशन मिलती है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म स्ट्रेट लाइन की क्या होती है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब ये ए क्या है? ये वेक्टर है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। और बी क्या है? बी है वो वेक्टर जिसके पैरेलल है हमारी लाइन। और इसीलिए वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो बी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास वेक्टर ए जो है वो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ओ ए, और वो पॉइंट है मान लो 2, 3, 5। तो वेक्टर नोटेशन में हम लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k।
और वेक्टर बी जिसके पैरेलल हमारी लाइन है, मान लो वो है 4i माइनस जे प्लस के, तो इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन जो इस वेक्टर के पैरेलल है उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी स्टूडेंट्स? r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स 4i माइनस जे प्लस के। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे स्ट्रेट लाइन 3 डायमेंशनल स्पेस में इक्वेशन लाइन की। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ए वेक्टर, वेक्टर ए क्या है? किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही है। और यहां पे अब ये क्या है? ये वेक्टर बी है जिसके पैरेलल हमारी लाइन है। तो इसी वजह से जो डायरेक्शन रेशोज हैं इस लाइन के वो क्या बन गए? देखो, डायरेक्शन रेशोज जो हैं इस लाइन के वो बन गए 4 माइनस 1 1। तो ये तुमने याद रखना है स्टूडेंट्स कि एक्चुअली ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन रेशियो को लाइन के, जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाइड है, और ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो उस लाइन के ऊपर ही है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में तुमको और क्या क्या है वो अगर मैं देखूं तो बुक में अब सबसे पहले हम जो देखते हैं वो क्या है? वो है कि हमने ये वेक्टर फॉर्म में तो लिख ही दिया, लेकिन क्या कार्टेशियन फॉर्म में भी हम इक्वेशन बना सकते हैं? क्योंकि ये वेक्टर चैप्टर नहीं है, ये तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है। तो अगर मैं कहूं कि कार्टेशियन फॉर्म देखनी है, कार्टेशियन फॉर्म हमको मिलती है किससे? इसी वेक्टर फॉर्म से। किस तरह से? देखो, अब ये जो ये आर वेक्टर है वो क्या है? वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और अगर ये ब्रैकेट में खोल दूं तो अगर इसी की एग्जांपल ले लें तो 2 प्लस 4 लैम्डा आई, मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये ब्रैकेट खोल दूंगा तो 4 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे प्लस लैम्डा के हो जाएगा। पहली बात तो यही हो जाएगी। उसके बाद जो आई जे के में मैंने बनानी है इस तरह से, वो बनेगी प्लस 3 जे और माइनस लैम्डा जे, जे कॉमन ले लिया तो 3 माइनस लैम्डा जे, और लास्ट में 5 के प्लस लैम्डा के, तो 5 प्लस लैम्डा के। तो यहां से हमको मिला। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म तुम्हें पता है स्टूडेंट्स के आई जे के नहीं हुआ करते, तो आई जे के को हमने रिमूव करना है। तो हमें मिला एक्स कितना? 2 प्लस 4 लैम्डा, क्योंकि आई का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट बराबर होगा। फिर वाई कितना मिला? 3 माइनस लैम्डा, जे का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट, फिर जेड इज इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा, के का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट। तो अब इन 3 इक्वेशंस को एक करके कैसे दिखाया जाए? देखो, यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो 2 इधर आएगा, x माइनस 2, और 4 इसके नीचे जाएगा अपॉन 4। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? लैम्डा इधर, y इधर, तो 3 माइनस वाई, और फिर यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? z माइनस 5 इधर चला गया। तो ये तीनों ही लैम्डा की वैल्यूज हैं, यानी कि तीनों बराबर हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बनती है, x माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू z माइनस 5, इस तरह से। लेकिन क्योंकि हमने इक्वेशन एक सेट पैटर्न पे बनानी है स्टूडेंट्स, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। देखो, x माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1। इस तरह लिखने पर, देखो बहुत ध्यान से देखना, आप इस तरह लिखने पर हमें क्या मिलेगा? 2, 3, 5, ये तो वो पॉइंट था जिससे लाइन पास कर रही थी, और 4, माइनस 1, 1 ये
डायरेक्शन रेशो है लाइन की, देखो। तो डायरेक्शन रेशो के कंपोनेंट्स नीचे और पॉइंट्स ऊपर साइन चेंज करके इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म बनती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। यहां से हमें डायरेक्टली पता चलता है कि 2, 3, 5 पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन और डायरेक्शन रेशियो है 4, -1, 1। इस तरह से तो हमको चाहे वेक्टर फॉर्म बनानी हो, चाहे हमने ये कार्टेशियन फॉर्म बनानी हो, हमको दो चीजें क्या चाहिए लाइन के बारे में। एक तो वो पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन चाहे इस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, चाहे वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये तो थी दो हमारी फॉर्म्स। अब हम आते हैं कि ये किस किस तरह से हासिल की जा सकती हैं। अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के ऊपर, एक x1, y1, z1 और दूसरा x2, y2, z2, तो ये दो पॉइंट्स अगर लाइन के ऊपर हैं तो लाइन की इक्वेशन कैसे पता चलेगी। अब देखो, इसमें दोनों में से एक पॉइंट तो हम यूज कर लेंगे इक्वेशन में, लेकिन डायरेक्शन रेशो कैसे पता चलेगी। डायरेक्शन रेशो हो जाएगी, देखो बहुत सिंपल है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने डायरेक्शन रेशोज रखने हैं और न्यूमिरेटर में साइन बदलकर पॉइंट रखना है, तो हमने इस पॉइंट को चूज कर लिया। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकती है। और इसी से अगर हम अपनी वेक्टर फॉर्म निकालना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स, अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1k, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशोज का वेक्टर यहां पर बना देते हैं और ये एक पॉइंट का वेक्टर जो लाइन के ऊपर ही है। तो फॉर्मूलों की लिस्ट डिस्कस करने से अच्छा है मैं ऐसा करता हूं, एक्सरसाइज 11.2 शुरू ही कर देता हूं। उससे क्या होगा कि हम क्वेश्चन करते करते फॉर्मूलों को सीखेंगे और उससे तुम्हें समझ भी जल्दी आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स ये है पहला क्वेश्चन, शो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13, -3/13, -4/13, 4/13, 12/13, 3/13, 3/13, -4/13 एंड 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तुम बुक में देखोगे तो ये एरो ब्रैकेट नहीं लगाए हुए, लेकिन मैं हमेशा, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, एरो ब्रैकेट लगा कर ही चलता हूं ताकि हमें पता लग सके कि ये डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशोज लिखे हुए हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तीन अलग अलग लाइनों के, और हमने ये साबित करना है कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी। कई टीचर्स ने तुमको बताया होगा कि ये क्वेश्चन इस साल सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस को अगर अच्छी तरह पढ़ोगे, डिलीटेड पोर्शन को, तो तुम्हें दिखेगा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर और कोई कंसेप्ट सिखाते वक्त ये कंसेप्ट जो डिलीट किए हैं सिखाने पड़े तो ये सिखाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन तुम सीखो, बहुत अच्छे ढंग से सीखो। सिलेबस की बात नहीं है, नॉलेज तुमको होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी तो तुमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़नी है, तो तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। गिवन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 12/13, -3/13, -4/13, 4/13, 12/13, 3/13, 3/13,
-4/13 12/13। तो अब क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम डायरेक्शन रेशियोज बना लेते हैं इनकी। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी? 12 -3 -4। देखो रेशियो में लिख रहा हूं मैं, 13 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 12 3 -4 12। तो अब ये तीन लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज हैं और हमने ये देखना है कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज अगर हमारे पास हों तो हम दोनों के बीच में एंगल पता लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल तो परपेंडिकुलर दिया है, हमने बस साबित करना है। तो अब हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो इन वेक्टर फॉर्म। तो हम वेक्टर का नाम दे देते हैं, ए वेक्टर कह देते हैं पहला 12i -3j -4k, कॉमा बी वेक्टर 4i +12j +3k, कॉमा सी वेक्टर 3i -4j +12k। तो अब देखो ये तीनों वेक्टर्स के पैरेलल तीन लाइनें हमारे पास हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के हमने डायरेक्शन रेशियो बनाए, डायरेक्शन रेशियो को हमने वेक्टर फॉर्म में यहां पर शो किया। तो नाउ अब मैं क्या करूंगा, ए डॉट बी, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। तो देखो अब ए डॉट बी करो, 12 4 48 प्लस -3 इंटू +12 -36 प्लस -4 इंटू +3 -12। तो देखो ये क्या बन गया, ये कितना आ गया देखो स्टूडेंट्स, ये 48 -48 ही तो आ गया, 0 -36 -12 आपस में जुड़ के -48 बन जाएगा। तो ए डॉट बी हमारे पास आ गया 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लाइनें जिनके ये दो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज A and B are perpendicular. Again B dot C किया हमने, B dot C। तो 4 3 12 प्लस 12 इंटू -4 -48 प्लस 3 इंटू 12 36। तो ये भी आ गया 0, तो बी डॉट सी भी आ गया 0। तो हम कहेंगे विच इंप्लाइज लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियोज बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। और अगर हम ए डॉट सी करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो क्योंकि हम एक ही बात बार बार कर रहे हैं, उससे बचने के लिए हम कहते हैं सिमिलरली A dot C is equal to 0, which means lines with direction ratios A and C are perpendicular। तो हमने देखा कि तीनों ही जो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ये तीन परपेंडिकुलर लाइंस की हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन रेशियो कहां से बनी थी? ये बनी थी डायरेक्शन कोसाइंस से। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस जिन लाइनों की हैं वो हमें पता चल गया कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली का क्या मतलब है? जब दो या उससे ज्यादा लाइनें, तीन लाइनें जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि ये दो या ये दो, वरना तो ऐसे 3 बार लिखना पड़ेगा। तो अगर हमने कह दिया कि ऑल 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है कि A इज परपेंडिकुलर टू B, B इज परपेंडिकुलर टू C एंड C इज परपेंडिकुलर टू A। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर या हेंस गिवन लाइन्स आर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, 2, 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2, 3, 5, 6। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे। पहले गिवन लिख लूं मैं। गिवन, पहले दो पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं ए और बी। मैंने पहले दो गिवन पॉइंट्स का नाम रख लिया ए और बी, और जो ये दो पॉइंट्स हैं उनका नाम रख लिया हमने पी और क्यू। ऐसा क्यों किया, सी और डी क्यों नहीं किया, वो मैं अभी बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये हमने शो करना है कि ए और बी से जाने वाली एक लाइन है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, और दूसरी लाइन है पी और क्यू से जाने वाली। हमने शो करना है कि ये दो लाइनें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स जो गिवन थे उनका नाम मैंने ए और बी रख लिया, और दूसरी लाइन पर जो दो पॉइंट्स गिवन थे उनका नाम पी और क्यू रख लिया, ताकि इसको थोड़ा सा मैं बेटर समझ सकूं। तुम अगर समझ पा रहे हो तो तुम सी और डी से भी कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए चाहे पैरेलल वर्ड आ जाए, तुमने डायरेक्शन रेशोज के बारे में सोचना है हमेशा। और डायरेक्शन रेशो क्या होंगी, क्या करना है, वो बाद में देखेंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर या पैरेलल इनमें से कोई भी एक वर्ड क्वेश्चन में आएगा, तुमने डायरेक्शन रेशो ढूंढनी ही ढूंढनी है। तो दो लाइनें हो गई, एक ए बी लाइन और एक पी क्यू लाइन। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, एक में से दूसरा माइनस करो। 3 - 1 2, 4 + 1 5, -2 -4। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पी क्यू, तो 3 - 0 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4। तो डायरेक्शन रेशो दोनों लाइंस की हमारे सामने है। अब हमने क्या शो करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। बहुत आसान है, दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशोज का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो लाइन ए बी और लाइन पी क्यू क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर। तो अब मैं इनको वेक्टर फॉर्म में शो करता हूं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, या फिर हम इस तरह भी कहते हैं वेक्टर फॉर्म की बजाय, अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 हैं और दूसरी लाइन के A2 B2 C2, ये दो लाइंस हैं, तो हम जानते हैं कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 आता है। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि ये दोनों लाइनों का आपस में एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है आपस में। तो मैं कुछ यही कार्टेशियन फॉर्म वाला काम करूंगा, डॉट प्रोडक्ट को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा। तो हमने लिखा नाउ A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = ये मल्टीप्लाई हुआ 6, ये मल्टीप्लाई हुआ +10, ये मल्टीप्लाई हुआ -16। देखो 6 + 10 - 16 इज 0। तो देयरफॉर लाइन्स ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो ये हमने साबित कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर 3D को अच्छी तरह समझना है तो तुम्हें एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तुम सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि आगे जाके भी तुम्हें मैथ पढ़ना होगा। इसलिए एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे सिलेबस में से कुछ रिड्यूस हो भी चुका हो, क्योंकि ये आगे काम आएगा, 100% काम आएगा। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 3 पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8, 2, 3, 4 is parallel to the line through the points -1, -2, 1, 1, 2, 5। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं क्या करूंगा, पहले दो पॉइंट एक लाइन पर हैं और अगले दो पॉइंट एक लाइन पर हैं, तो मैं अलग अलग नाम दे दूंगा इन पॉइंट्स को। पहले को कह दिया ए, दूसरे को कह दिया बी,
उसके बाद इन दो पॉइंट्स को P और Q कह देंगे। मैंने इस तरह से कर दिया। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, तो 2 - 4 - 2, 3 - 7 - 4, 4 - 8 - 4। और देखो ये रेशोज हैं, तो रेशो हमेशा क्या होती है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो एक तो माइनस का कॉमन फैक्टर है और एक 2 का कॉमन फैक्टर है। -2 से डिवाइड किया 1, 2, 2, क्योंकि रेशो हमेशा क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। अब ऐसे ही डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ, 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 1 + 1 2, 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि 2 + 2 4, 5 - 1 4, और इसमें भी अब 2 कॉमन हमारा फैक्टर है, तो 1, 2, 2। तो अब ये दोनों डायरेक्शन रेशोज, PQ लाइन की डायरेक्शन रेशो और AB लाइन की डायरेक्शन रेशो सेम ही आ गई। तो सेम डायरेक्शन रेशो होने की वजह से क्या होगा, ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो हम कहेंगे सिंस डायरेक्शन रेशोज ऑफ AB एंड PQ आर आइडेंटिकल, hence lines AB and PQ are parallel। अब तुम्हें ये याद रखना चाहिए, देखो बहुत सिंपल बात है, ये क्वेश्चन तो यहां खत्म हो गया। दो पैरेलल लाइंस होंगी अगर, तो इनके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, और अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ये याद रखना है स्टूडेंट्स तुमको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, वो आई थिंक तुम खुद कर सकते हो, पढ़ के देखना, आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 4, 5 एंड पैरेलल टू द लाइन x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6। तो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन की बनानी है जो लाइन इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, गिवन एक पॉइंट A -2, 4, 5 और दूसरी है ये लाइन, एंड x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6, इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने मार्क कर दिया एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ जब भी मैंने कहा था कि वर्ड पैरेलल या परपेंडिकुलर आए, डायरेक्शन रेशो जरूर ढूंढो, तो यहां पे अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हमें पता लग सकते हैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन 1 आर कहां होते हैं स्टूडेंट, सोचो। डायरेक्शन रेशो ऊपर वाले नंबर होते हैं कि नीचे वाले नंबर होते हैं? आई थिंक तुमको पता लग गया होगा कि नीचे वाले नंबर होते हैं डायरेक्शन रेशो, नीचे वाले नंबर डायरेक्शन रेशो हैं। तो अब हमने डायरेक्शन रेशो ढूंढ लिए नीचे वाली ये इस लाइन के, और हमें कहा है कि लाइन की इक्वेशन पता करो जिसके ऊपर एक पॉइंट ए हमें दिया हुआ है और एक पैरेलल लाइन दी हुई है जो कि यही वाली लाइन है, ये समझ लो। इसके डायरेक्शन रेशो 3, 5, 6 हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि पैरेलल लाइंस के जो डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं, तो इसका मतलब इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशो 3, 5, 6 हो जाएंगे। और इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट से वो पास कर रही है, तो यही तो चाहिए हमको, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशो, और हम इक्वेशन बना देंगे। तो हम कहेंगे सिंस, अब मैं ये लिखने जा रहा हूं कि क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए
वो पैरेलल है लाइन 1 के, तो डायरेक्शन रेशियो उसके भी यही होंगे। तो सिंस required line is parallel to किसके, लाइन 1, कॉमा देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर 3, 5, 6। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स? देखो, ये पॉइंट है लाइन के ऊपर और ये डायरेक्शन रेशियो है, तो कैसे बनता है? देखो, x माइनस ऑफ -2 यानी +2 अपॉन यहां से पहला नंबर 3 इज इक्वल टू y -4 अपॉन यहां से दूसरा नंबर 5 इज इक्वल टू z -5 यानी +5 हो जाएगा अपॉन 6। तो ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। और अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ होता तो हम वेक्टर फॉर्म कैसे बनाते? वेक्टर इक्वेशन बनती r इज इक्वल टू, देखो ये तो पॉइंट है -2, 4, 5, तो -2i + 4j -5k प्लस लैम्डा टाइम्स ये डायरेक्शन रेशियो 3i + 5j + 6k। इस तरह से वेक्टर फॉर्म बन जाती है, ये पॉइंट और ये डायरेक्शन रेशियो। तो आई थिंक बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पे आज का वीडियो खत्म करता हूं, लेकिन साथ ही मैं कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर देना। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आया तो 5, और अगर नहीं समझ में आया तो उसी तरह 4, 3, 2 या 1। और अगर तुम ट्यूशन जैसी मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहते हो जिसमें कि तुम्हारा टाइम लगता है और तुम्हारे पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगता है, दोनों को तुम बचा सकते हो। कैसे? मेरे इसी चैनल से सब्सक्राइब करके पूरे के पूरे चैप्टर्स को फॉलो करके। तुमने करना क्या है? सिर्फ तुमको वो सब्सक्राइब बटन जो है वो प्रेस करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तुमने मेरे चैनल पे जाके फिर प्लेलिस्ट चेक करनी है। प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज हर वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो कि तुम फॉलो करो तो तुम सारा का सारा सिलेबस कर सकते हो। तुम्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही तुम्हारी ट्यूशन बन जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर तुम अपने पेरेंट्स के पैसे बचा पाओगे, अपना टाइम बचा पाओगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाकर तुमको 100% नंबर दिलाने में सफल हो सकूं। तो मेरी कोशिश कहां तक सफल हुई कमेंट में जरूर लिखना स्टूडेंट्स। 1 to 5 रेटिंग भी जरूर देना। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ये पहले 6 क्वेश्चन 11.2 एक्सरसाइज के जरूर करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।